बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। होप सो आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे CS11 क्विज़ नंबर 3 की और 110% राइट सॉल्व क्विज़ आपके साथ शेयर करूंगा। ऑलमोस्ट 50 MCQs हैं जो कि बिल्कुल 100% सॉल्व हैं और इस एक वीडियो करने से आपके जो है ना वो 8 to 9 क्विज़ ईजिली सॉल्व हो जाएंगे आपके 10 MCQs में से। ठीक है, ये जो CS के क्विज़ है, इसके अलावा आपको CS की फ़ाइनल की प्रिपरेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा टेंशन होगी। वो एक चीज़ मैं सिंपल सी बता देता हूँ। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में आना, ये हमारा चैनल है स्टूडेंट इन्फो 5। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से कर लीजिएगा ताकि हमारे जो है ना 10 के सब्सक्राइबर फाइनल से पहले हो जाएँ। इंशाल्लाह हो जाएंगे अगर आप लोग सपोर्ट करते हो तो। उसके बाद प्लेलिस्ट में आपने आना और यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी CS11 शॉर्ट लेक्चर्स न्यू फॉर 2023 लास्ट सेमेस्टर में बनाए थे। फुल 100 ऐसे हैं कि आपको अगर ये अच्छे से कर लिए तो आपका फाइनल बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक और प्लेलिस्ट मिलेगी फाइनल टर्म प्रिपरेशन के हवाले से। CS की वीडियो इसमें मौजूद हैं। CS के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मौजूद हैं। CS के इंपॉर्टेंट जो सैम्पल पेपर होता है वो मौजूद है। और उसके अलावा भी इंग्लिश 101, इंग्लिश 201 और पाक 301 इस तरह के फाइनल टर्म वीडियोस मौजूद हैं। जो इस्लामियत की है उसको आप छोड़ दीजिएगा क्योंकि उसका सिलेबस अपडेट हुआ है। अब ये आपके फाइनल के लिए मैंने आपको बताया क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे थे और बहुत ज़्यादा टेंशन में है इसकी फाइनल टर्म की प्रिपरेशन को लेके। चले अब हम स्टार्ट करते हैं इसके क्विज़ को। तो आपको मैं हर क्वेश्चन के साथ उसका कंसेप्ट भी देने की कोशिश करूंगा। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपकी फाइनल की भी इससे प्रिपरेशन होती जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डज SDLC स्टैंड फॉर इन द डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। जो SDLC है इसका मतलब क्या होता है, यानी इसका पूरा मुखफ़्फ़फ़ जो है वो क्या है। तो इसका जो पूरा मुखफ़्फ़फ़ होता है वो होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ए जो ऑप्शन है इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्रास्ट ऑफ द डिक्लेरेटिव पैराडियम। जो डिक्लेरेटिव पैराडियम होता है वो किसके कंट्रास्ट में होता है, तो वो इम्पेरेटिव पैराडियम के कंट्रास्ट में होता है। ये जो डिक्लेरेटिव इम्पेरेटिव फंक्शनल है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनल टर्म के लिए। इस टॉपिक को आपने लाजमी करना है। डी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे द साइन ऑफ मॉड्यूलस। मॉड्यूलस जो होता है उसका साइन क्या होता है। मॉड्यूलस आप या इसको परसेंटेज भी बोल सकते हो सिंपल। इसका डी ऑप्शन जो है ये इसका राइट ऑप्शन है, ये मॉड्यूलस का साइन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज रिलेटेड इन फंक्शनल पैराडियम। जो फंक्शनल पैराडियम होता है उससे कौन सी लैंग्वेज रिलेट करती है, तो ये लिस्प होती है। डी ऑप्शन जो है ना ये लिस्प होती है, ये इसका राइट ऑप्शन है। और ये आपको जो हैंड आउट्स हैं उसका पेज 196 पर एक पिक्चर बनी हुई है उसमें आपको मिल जाएंगी। अगर आप मेरे वाले हैंड आउट्स और मेरे वाले शॉर्ट लेक्चर्स करोगे तो उसमें आपको हर चीज़ की प्रॉपर समझ लग जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 5 है। इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द लाइन टू सेपरेट स्टेटमेंट इन मैनी इंपरेटिव लैंग्वेजेस। जितने भी इंपरेटिव लैंग्वेजेस होती हैं उनमें सेपरेट करने के लिए स्टेटमेंट्स को हम कौन सी यूज़ करते हैं एट द एंड ऑफ द लाइन, तो उसके लिए हम सेमीकोलन यूज़ करते हैं। जो यहाँ पे ए ऑप्शन है ये इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है जनाब, उसके बाद क्वेश्चन 6 है हमारे पास के सेकंड फेज़ ऑफ द डेवलपमेंट फेज़ ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। आप ऐसा कह सकते हो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है उसका सेकंड फेज़ क्या है। तो इसका सेकंड फेज़ जनाब डिज़ाइन होता है। इसका मैं आपको फेजेस बता देता हूँ। 4 फेजेस होते हैं। जो पहला फेज़ होता है वो होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, यानी कि क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं। देन हम क्या करते हैं, हमारे पास डिज़ाइन होता है जो कि सेकंड फेज़ होता है कि हमने क्या चीज़ डिज़ाइन करनी है। उसके बाद थर्ड होता है इम्प्लीमेंशन। हम उस डिज़ाइन में जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन सबको इम्प्लीमेंट करके वो डिज़ाइन बनाने की कोशिश करते हैं और बना लेते हैं। और चौथा जो हमारे पास इसका फेज़ होता है वो होता है टेस्टिंग का, यानी कि जो हमने चीज़ बनाई है उसको हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे कि वो सही है या नहीं है। तो यहाँ पे सेकंड फेज़ की बात हुई है जो कि हमारे पास क्या है, डिज़ाइन फेज़ इज़ द सेकंड फेज़ ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 7 में हम आए। यहाँ पे हमारे पास है द स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ कोहिजन इज़ आल्सो कॉल्ड एज। जो स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ कोहिजन होती है, यानी जो कोहिजन होती है उसकी जो स्ट्रॉन्गर फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल कोहिजन बोलते हैं। ठीक है,
उसके बाद जनाब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 है, और इसमें उन्होंने हमसे पूछा है कि ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टेंड्स टू अप्रोच द पैरेलल प्रोसेसिंग पैराडियम एंड हैव डिफरेंट टर्मिनोलॉजी इन ADA वो यूज टर्म फॉर दिस पर्पसेस। तो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेजेस होती है उनमें पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास होती है ना ADA, ये कहाँ पे यूज़ होती है? तो ADA के लिए हम टास्क यूज़ करते हैं, टास्क का लफ्ज़ जो सी ऑप्शन है यहाँ पे, ये इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, जावा जब आता है ना यहाँ पे, जैसे ADA इन्होंने दिया हुआ तो यहाँ पे टास्क आएगा। अगर यहाँ पे जावा होता, जावा, ठीक है, जैसे जावा जो लैंग्वेज है उसके लिए हम थ्रेड का यूज़ करते हैं, ये जो वाला डी वाला। यहाँ पे हमारे पास AD है तो इसके लिए हम टास्क का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ना ये इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन 9 की तरफ आए तो यहाँ पे जनाब उन्होंने हमसे पूछा हुआ है कि विच सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रेफर्स टू टेस्ट्स दैट डू नॉट रिले ऑन नॉलेज ऑफ द सॉफ्टवेयर इंटीरियर कंपोजिशन। ऐसी कौन सी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग चीज़ है जो सॉफ्टवेयर के जो इंटीरियर कंपोजिशन होता है उस पर रिलाई नहीं करता, इंटीरियर कंपोजिशन पे। तो इंटीरियर कंपोजिशन हम किस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के ज़रिए नहीं देख सकते? वो होती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। इसके ज़रिए हम जो सॉफ्टवेयर के इंटीरियर होती है उसको हम नहीं दे सकते और ना ही ये उस नॉलेज तक पहुँच पाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं, जितने भी हैं फाइनल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 10 है। इन द केस ऑफ हाईली स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेजेस कंपाइलर डिजाइनर्स ऑफन प्रोवाइड फीचर्स समटाइम्स कॉल्ड एज लैंग्वेज एक्सटेंशंस। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? लैंग्वेज एक्सटेंशंस बोलते हैं। जो हाईली स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, हाईली स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेजेस, हाईली किस्म की, उनके लिए जो कंपाइलर डिज़ाइनर्स होते हैं वो कुछ फीचर्स प्रोवाइड करते हैं जो उनमें मज़ीद चार चांद लगा देते हैं, और वो होते हैं लैंग्वेज एक्सटेंशंस। ठीक है, एक्सटेंशन का लफ्ज़ जहाँ पे भी आया आपको पता होना चाहिए कि ये जो भी चीज़ में एक्सटेंशन होगी उसमें क्या कर देगा, उसमें चार चांद लगा देता है, उसकी जो वर्किंग कैपेबिलिटी होती है उसको और भी इंक्रीज़ कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्विज है। इसमें पहला क्वेश्चन है, गिव्स द इन्वर्टर सर्टेन राइट्स टू फॉरबिड others from the selling, making and using and importing his or her invention for a limited period of time। यानी ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसको करने से क्या होता है, जो बंदा होता है जिसने जिस चीज़ के लिए भी बनाई होती है वो क्या होता है, उसको दूसरे सेल नहीं कर सकते, उसको बना नहीं सकते, उसकी कॉपी नहीं कर सकते। यानी कि एक लॉ होता है जिसको हम पेटेंट बोलते हैं, और पेटेंट मोस्टली जो होता है सॉफ्टवेयर के लिए भी यूज़ होता है। आपने सॉफ्टवेयर बनाया है, आप उसका पेटेंट बना लोगे, लाइक जो होता है मतलब कि आपके बगैर कोई भी उस सॉफ्टवेयर को चोरी बेच नहीं सकता, चोरी उसको बना नहीं सकता दोबारा से आपके ही, क्योंकि ऐसा होता है कि लोगों को पता तो चल जाता है लेकिन वो अगेन बना नहीं सकते वही सेम चीज़। ठीक है, उसके अलावा इसमें आपको एग्जांपल होनी चाहिए याद, जो हमारे होते हैं ना आर्टिकल्स, ठीक है, हमारी स्टडी में जो आर्टिकल्स होते हैं वो भी पेटेंट करा दी जाते हैं, और उनके लिए बाकायदा वेबसाइट्स होती है, वहाँ पे पेटेंट कराए जाते हैं। तो ये ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, ताकि कोई दूसरा बंदा वही चीज़ सेल ना कर सके, बना ना सके। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द लाइन टू सेपरेट स्टेटमेंट्स। लाइंस एंड जो होती लाइंस की, वहाँ पे स्टेटमेंट्स को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए कौन सा हम सिंबल यूज़ करते हैं? तो इसके लिए हम सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उनको मैं जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करूँगा। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग माइट बी यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस इनटू मशीन लैंग्वेज। कौन सी ऐसी चीज़ है जो हाई लेवल लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है? तो वो होता है इंटरप्रेटर। ठीक है, सी ऑप्शन जो है ना इंटरप्रेटर, ये क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, सी है। उसके बाद है हमारे पास एन अल्टरनेटिव टू ट्रांसलेटर्स। ठीक है, जो ट्रांसलेटर्स होते हैं उनका जो मुतबादल चीज़ है वो क्या है, वो भी इंटरप्रेटर ही होता है। सी ऑप्शन जो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन 5, और यहाँ पे हमारे पास है ट्रांसलेटर्स विच टेक्स प्लेस असेंबली लैंग्वेजेस। ठीक है, प्रोग्राम एज इनपुट एंड प्रोड्यूस मशीन लैंग्वेज कोड एज आउटपुट इज नाउन एज। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक ट्रांसलेटर है जो क्या कर रहा है, असेंबली लैंग्वेजेस को एज इनपुट ले रहा है और उनको मशीन लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करके आउटपुट दे रहा है। ठीक है, असेंबली लैंग्वेजेस को इनपुट ले रहा है और उनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आउटपुट दे रहा है। तो वो ऐसा कौन सा चीज़ है, तो ये होता है असेंबलर। ठीक है, ये इसको आपने असेंबलर आपने याद रखना है, असेंबलर मीन के असेंबली लैंग्वेजेस को लेता है और आउटपुट में मशीन लैंग्वेज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है।
उसके बाद हमारे पास है जनाब क्वेश्चन 6 है और इसमें उन्होंने हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट फॉर इंक्रीमेंटल मॉडल। इंक्रीमेंटल मॉडल जो होता है उसके लिए जो इसमें से करेक्ट चीज़ है वो कौन सी है। तो यहाँ पे जो सेकंड हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है कि फर्स्ट इंक्रीमेंट इज़ द सिंप्लीफाइड वर्जन। जो पहला इंक्रीमेंट होता है वो क्या होता है, सिंप्लीफाइड वर्जन होता है। ठीक है, इंक्रीमेंट आप कह लो या आप किस से बोल सकते हैं, जो जैसे एक सॉफ्टवेयर होता है ना, लॉन्च हुआ, ठीक है, फिर क्या होता है बाद में उसमें अपडेट्स आती रहती है, जैसे हमारे व्हाट्सएप में अपडेट्स आती रहती हैं। तो वो जो पहला वर्जन होता है वो सिंप्लीफाइड होता है, उसके बाद जितने भी होते हैं वो और कम्प्लेक्स होते जाते होते हैं और उनमें और अपडेट आती जाती होती हैं। तो ये वही इंक्रीमेंटल मॉडल है जिसकी बेस पर हमारी तमाम सॉफ्टवेयर जो चीज़ें हैं वो बनाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीज़न ड्यू टू विच द सॉफ्टवेयर इज मूव टू मेंटेनेंस स्टेज। ऐसा इनमें से कौन सा जो है वो रीज़न नहीं है, नॉट द रीज़न, जिसकी वजह से जो है ना वो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस स्टेज में जाता है। ये जो जितने भी हैं ये वाला हो गया जिसमें है कि चेंजेस डन इन प्रीवियस मॉडिफिकेशन इंट्रोड्यूस द एरर्स आ जाते हैं, या उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में चेंजेस करनी हो, या जो एरर्स डिस्कवर हो जाएं। तो ये तमाम तीन चीज़ें जो हैं ये चीज़ें आ जाएं तो हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को मेंटेनेंस स्टेज में भेज देते हैं और उसमें और मेंटेनेंस करके दोबारा से उसमें अपडेट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि नॉट द रीज़न, तो जो रीज़न नहीं है वो है रिपेयर प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ये इसका राइट ऑप्शन है कि ये रीज़न नहीं है जिसकी वजह से हम सॉफ्टवेयर को मेंटेनेंस स्टेज में भेजते हैं। ठीक है, उसके बाद जनाब है हमारे पास अगेन क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ कोहेजन जो है उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल कोहेजन बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ कोहेजन इज नोन एज फंक्शनल कोहेजन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 9 है और यहाँ पे है कि इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडियम ईच ऑब्जेक्ट विल हैव इट्स ओन कलेक्शन ऑफ फंक्शंस विच इज़ नोन एज। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडियम होती है उसमें हर ऑब्जेक्ट का अपना कलेक्शन ऑफ फंक्शन होता है। ठीक है, अपना ओन कलेक्शन ऑफ फंक्शंस होता है जिसको हम मेथड्स बोलते हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ फंक्शंस मेथड की डेफिनेशन ही है यहाँ पे बताई हुई कि जो मेथड क्या होता है, कलेक्शन होता है फंक्शंस का, जितने भी काम करने तो उनका कलेक्शन होता है और उसको हम मेथड बोलते हैं। यानी कि ऑल ओवर चीज़ होती है कि हमने ये चीज़ यहाँ पे ऐसे ऐसे करनी है, टोटल और जो फंक्शंस होते हैं उनको कलेक्ट कर दिया जाता है, उसको मेथड बोलते हैं। ए ऑप्शन इसका जो है ना वो राइट ऑप्शन है। ये जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ आपको फाइनल में भी ये याद रहेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद है द टर्म कोहेजन रेफर्स टू हिज दिस। तो इसमें क्या है, जो टर्म है ना कोहेजन की वो क्या रेफर करती है, वो रेफर करती है इंटरनल बाइंडिंग को। जो इंटरनल बाइंडिंग होती है उसको हम कोहेजन बोलते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे 20 एमसीक्यूज हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जनाब विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडियम। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडियम होती है इससे कौन सी लैंग्वेज रिलेट करती है, कौन सी रिलेट करती है, भला स्मॉल टॉक रिलेट करती है। ये आपको सर्च करने से नहीं मिलेगा, ये आपको पेज 196 के ऊपर एक पिक्चर्स है वहाँ पे हाईलाइट की हुई है। अगर आप मेरे हैं नोट्स देखे हुए तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। बी ऑप्शन जो है ना इसका राइट ऑप्शन है जनाब। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास के सी प्लस प्लस जो होता है उसमें कितने रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। सी प्लस प्लस में 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं जो हमने देखे हैं, यानी कि वो जो होता है छोटा है, बड़ा है, इक्वल है और छोटा है, इक्वल और बड़ा है। ठीक है, वो वाले 6 होते हैं। तो बी ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 3 है और इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माइट यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस इनटू मशीन लैंग्वेजेस। अगेन रिपीट हुआ है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी चीज़ यूज़ होती है। तो इसके लिए हम इंटरप्रेटर जो होता है सी ऑप्शन यहाँ पे उसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उसके बाद है फ्रॉम अ ले परस्पेक्टिव पर्सन परस्पेक्टिव डिज़ाइन इज़ ऑफन इक्वेटेड विथ। अब यहाँ पे मैं आपको इसका कंसेप्ट समझा देता हूँ, सिंपल है। उन्होंने बोला है कि एक बंदा है उसके हिसाब से जो डिज़ाइन होता है उसको हम कैसे क्वेट करेंगे, यानी कि कैसे बोलेंगे। तो जो ले पर्सन होता है उसके लिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस जो होता है ना, एनालिसिस होता है व्हाट। एनालिसिस अगर यहाँ पे बोल देते हैं ना डिज़ाइन की जगह के एनालिसिस को हम कैसे इक्वेट करते हैं तो उसके लिए आता है व्हाट, और डिज़ाइन के लिए क्या आएगा, हाउ आएगा। अब इनमें डिफरेंस क्या है, एनालिसिस में क्या होता है, हमने क्या करना होता है, तजिया करना होता है, हमने ये सोचना होता है कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, क्या क्या हमने करना है, क्या क्या आएगा। ठीक है, मतलब कि व्हाट शुड वी डू। ठीक है, ए ऑप्शन जो आता है एनालिसिस के लिए। अगर यही चीज़ आए डिज़ाइन में हम क्या सोचते हैं कि हमने इसको किस तरह से बनाना है, किस तरह से डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, किस तरह से। ठीक है, डिज़ाइन किस तरह से, हाउ आएगा कि हाउ वी
डिज़ाइन दिस। सो डी ऑप्शन यहाँ पे इसका क्या आएगा, राइट ऑप्शन आएगा। तो ये कंसेप्ट है, आपके फाइनल में भी आपको काम आएगा इंशाल्लाह। उसके बाद है क्वेश्चन 5 है कि विच डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड दैट कैन बी यूज्ड फॉर सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस लेटर ऑन दिस सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। जो सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, ये जितने भी डॉक्यूमेंटेशंस हैं इनको आपने अच्छे से याद कर लेना है। अब इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन है जो हम यूज़ करते हैं ताकि जब सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल जो हो उसके एंड में हमें जब मेंटेनेंस करनी पड़े सॉफ्टवेयर में, तो हम उसको यूज़ करके हम सॉफ्टवेयर में मेंटेनेंस कर सकें। तो इसके लिए हम सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन का यूज़ करते हैं, और ये वो डॉक्यूमेंटेशन है जो हमें हेल्प आउट करता है सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस करने में लेटर ऑन इज लाइफ स्टेज। तो ए ऑप्शन जो है ना यहाँ पे इसके हमारे पास राइट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन 6 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़ने से ही आपको पता चल जाएगा। सिंपल बता देता हूँ, फ्लॉट CGPA यानी कि एक स्टूडेंट है उसकी CGPA कितनी है, 3.5 है। अब हमें क्या उन्होंने कंडीशन बताई है यहाँ पर कि अगर CGPA बड़ी हो या बराबर हो 3 के, तो हमने सी आउट यानी कि उसको स्कॉलरशिप देनी है। अगर उसकी CGPA 3 से छोटी हो, 3 से थोड़ी हो, हम उसको क्या कहेंगे कि आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई सॉरी कि आप कैपेबल नहीं हो। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो इस केस में क्या है कि जो स्टूडेंट है उसकी CGPA कितनी है, 3.5 है। तो इसमें क्या हुआ, कंडीशन हमारे पास 3 है, 3 से ज़्यादा होगी तो हम देंगे। तो यहाँ से 3 से ज़्यादा है तो हम इजीली उसको क्या बोलेंगे कि भाई आपको मुबारक हो, आपको स्कॉलरशिप मिल गई, गिव स्कॉलरशिप। सी ऑप्शन जो यहाँ पे राइट आएगा। अगर यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है उसमें जो हमारे पास स्टूडेंट की CGPA होती है यहाँ पे 3.5 की जगह पे वो होती है 2.5, जो कि 3 से कम होती है, तो उसके लिए हम उसको बोलते हैं कि सॉरी यू डू नॉट क्वालिफाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन 7 है, इसमें उन्होंने आपसे पूछा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज एन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन दैट इज कंसर्न्ड विद। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है ये एक इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है जो कि किसके साथ कंसर्न करती है। ये जो डी ऑप्शन है हमारे पास कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तमाम एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग। ये मतलब डी ऑप्शन जो है ना इसमें सारी आ जाती है कि कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स होंगे, डेवलपमेंट्स होंगी, उसमें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सबका नॉलेज होना हमारे पास होता है, उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद जनाब हमारे पास है यहाँ पे क्वेश्चन 8 है, यहाँ पे पूछा है कि अंडर पैराडियम प्रोग्राम इज व्यूड एज एन एंटाइटी दैट एक्सेप्ट्स इनपुट्स एंड प्रोड्यूस आउटपुट्स। कौन सा प्रोग्राम है जिसमें जो एंटाइटी होती है, एंटाइटी मतलब कोई भी चीज़ जिसको हम क्या करते हैं, देखते हैं एज अ, क्या देखते हैं एज अ इनपुट्स, और प्रोड्यूस करता है वो आउटपुट्स। ठीक है। एंटाइटी हम लेते हैं इनपुट और प्रोड्यूस करता है आउटपुट। तो ये जो पैराडियम होता है इसके लिए हम यूज़ करते हैं फंक्शनल पैराडियम। सी ऑप्शन जो यहाँ पे इसका क्या कहते हैं कि राइट ऑप्शन है। ओके। उसके बाद क्वेश्चन 9 है, यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट MCQs है कि रेफर्स टू डाटा आइटम्स दैट कैन टेक ओनली दी वैल्यूज ट्रू और फॉल्स। यानी कौन सा ऐसा डाटा आइटम्स है, ये डाटा टाइप्स हैं, ये डाटा टाइप्स हैं बेसिकली ये जो चारों दी हुई है ना ऑप्शंस में, ये डाटा की टाइप्स हैं। करेक्टर है, बूलियन है, फ्लॉट है और इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऐसी टाइप जिसमें हम वैल्यूज़ ओनली ट्रू और फॉल्स में लेते हैं, तो वो कौन सी वैल्यू होती है, बूलियन की वैल्यू होती है। ठीक है। क्या होती है, बूलियन की वैल्यू होती है। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन 10 में आए तो यहाँ पे सिंपल उन्होंने यहाँ पे भी एक कंसेप्ट दिया हुआ है, ये आई थिंक लेक्चर 100 में मिल जाएगा आपको। इस पर मैंने एक प्रॉपर पूरी वीडियो बनाई थी और वो वीडियो आपने लाजमी देखनी है सिर्फ एक लेक्चर पर, क्योंकि इससे एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है फाइनल में। ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारे पास जो इनिशियलाइज है, जो इंटीजर है वो कितना है, 1 है। ठीक है। अब हमारे पास कंडीशन है कि जो अगर हमारे पास जो आई है वो क्या होता है, छोटा हो या बराबर हो 5 के, हमने सी आउट लेना है आई का, और फार्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू I+1। सो यहाँ पे कितनी टाइम जो है ना वो लूप एग्जीक्यूट करेगा। तो सिंपल मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपके माइंड में होना चाहिए, आपको कंसेप्ट उस एक वीडियो से मिल जाएगा, आपके माइंड में होना चाहिए जब भी यहाँ पे वही जहाँ पे दिया ना ये वाली कंडीशन आई इज स्मॉलर और इक्वल टू 5, यहाँ पे 5 की जगह पे जो भी हिस्सा होगा उतनी ही दफ़ा लूप एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे 5 है तो 5 टाइम लूप एग्जीक्यूट करेगा। सी ऑप्शन इसका राइट आएगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन उसमें यहाँ पे 5 की जगह पर और होता है, तो वो जितने भी हो उतने ही टाइम्स लूप एग्जीक्यूट करता है। ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन 1 है कि गोम्स मॉडल इज़ बेस्ड ऑन, जो गोम्स होता है GOMS मॉडल होता है वो किस पे बेस करता है, वो ह्यूमन बिहेवियर्स पे बेस करता है। बी ऑप्शन जो है ना इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। ये जितने भी आए ना ये मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किए हुए हैं हमारे जो शॉर्ट लेक्चर सीरीज थी उसमें भी और जो हमारे हैंड आउट्स हैं उनमें भी। उसके बाद मॉडल अलाउज द डेवलपमेंट प्रोसेस ओनली इन वन डायरेक्शन, कौन सा मॉडल है जो अलाउ करता है प्रोसेस की जो डेवलपमेंट होती है एक ही डायरेक्शन में। अब एक ही डायरेक्शन की बात हो रही है तो उसके लिए हम वाटरफॉल मॉडल यूज़ करते हैं। बिकॉज क्यों करते हैं, क्योंकि जब वाटर होता है, वाटर वो क्या करता है एक ही डायरेक्शन में फॉल कर रहा होता है, ठीक है। वाटरफॉल मतलब जो आबशार होती है वो क्या कहती है एक ही डायरेक्शन में फॉल हो रही होती है, तो इसको हम इस वजह से क्या कहते हैं वाटरफॉल मॉडल कहते हैं। डी ऑप्शन इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन 3 और यहाँ पे हमारे पास है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे आउटपुट हमने निकालनी है और इंटीजर्स वैल्यू हमारे पास दी हुई है, ठीक है। 10 है, 10 प्लस, और फ्लोटिंग वैल्यूज़ है 4.867। तो अगर हम इसको प्लस करें तो हमारे पास 14 आता है। बेसिकली मैथमेटिकली करें तो हमारे पास ये वाला इसका आंसर आएगा 14.867। लेकिन जब हम इंटीजर्स में और आउटपुट लें इस कंप्यूटर साइंस के दौर में तो इसका हमारे पास जो आंसर आता है वो 14 आता है। क्यों आता है, क्योंकि हमने इसकी इंटीजर्स वैल्यू लेनी है, ठीक है। इंटीजर्स वैल्यू लेनी है, जो आगे पॉइंट से आगे होती है उनको फ्लॉट वैल्यूज़ बोलते हैं, उनको हम नहीं लेंगे, काउंट ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आता है वो क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 14 आएगा इसको प्लस करने से। इसी तरह एक और क्वेश्चन है उसमें भी सेम आएगा। जितने भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपने जो पॉइंट से आगे होंगी वैल्यूज़ वो आपने नहीं लेनी, उनको काउंट ही नहीं करना क्योंकि वो फ्लोटिंग वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 4 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द लाइन टू सेपरेट स्टेटमेंट। सेपरेट करने के लिए स्टेटमेंट्स को एट द एंड ऑफ द लाइन हम सेमी कोलन यूज़ करते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन है। अगेन रिपीट हुआ है आई थिंक तीसरी दफ़ा, ठीक है। उसके बाद है ट्रू पैरेलल प्रोसेसिंग रिक्वायर्स CPU कोर्स। जो ट्रू पैरेलल प्रोसेसिंग होती है उसमें मल्टीपल CPU कोर्स की ज़रूरत होती है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ये इसका राइट ऑप्शन है। ट्रू पैरेलल प्रोसेसिंग में मल्टीपल CPU कोर्स होते हैं, एक से ज़्यादा CPU कोर्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन 6 की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि विच इंटरमोड्यूल कपलिंग अकर्स व्हेन अ मॉड्यूल पासेस कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन टू अनदर एज इन फंक्शन कॉल। तो इंटरमोड्यूल कपलिंग के अंदर कौन सा जो है ना वो कपलिंग जो है ना वो अक्कर हो रहा होता है जब क्या करता है कि जो मॉड्यूल होता है या मॉड्यूल पासेस कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन टू अनदर। एक जो मॉड्यूल होता है जो वो क्या करता है, जो कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन होता है वो दूसरे मॉड्यूल को दे देता है, तो उसके लिए कौन सी कपलिंग अक्कर हो रही होती है, तो उसके लिए कंट्रोल कपलिंग ही अक्कर हो रही होती है, जो क्या करती है जो कंट्रोल होता है कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन वो दूसरे मॉड्यूल को दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास राइट आंसर है वो क्या है, कंट्रोल कपलिंग है। ये जो कपलिंग वाला है चैप्टर इसको भी आपने अच्छे से करना है, इसमें से MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फेज इज फॉलोड बाय इम्प्लीमेंटेशन फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। कौन सा फेज है जो इम्प्लीमेंटेशन फेज के फॉलो करता है, यानी कि जो इम्प्लीमेंटेशन फेज है जिस फेज को फॉलो करता है। यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को समझिएगा, उन्होंने ये कहा है जो इम्प्लीमेंटेशन फेज है वो किस फेज को फॉलो करता है। तो पहला फेज होता है रिक्वायरमेंट का, दूसरा होता है डिज़ाइन का और तीसरा होता है इम्प्लीमेंटेशन का। अब जो इम्प्लीमेंटेशन फेज़ है वो क्या करेगा, वो सीधा डिज़ाइन फेज़ को इम्प्लीमेंट करेगा यानी उसको फॉलो करेगा। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर बना है वो क्या है, डिज़ाइन फेज़, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन assembly language the instructions like mov और add are called as। अब जो assembly languages होती हैं उनमें जो ये वाले mov और add होता है ये कौन से, क्या इनको हम बोलते हैं, इनको OPV कोड बोलते हैं, ठीक है। ये जो सी ऑप्शन है ये इसका राइट ऑप्शन है, OP कोड बोलते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। उसके लिए इसको OP कोड बोलते हैं। उसके बाद इसमें देखें तो है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज इन द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मैकेनिज्म दैट फंक्शनलिटी ऑफ एन एप्लीकेशन विदाउट पीरिंग इनटू इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर्स आर वर्किंग्स। ऐसी कौन सी टेक्निक है जो हम यूज़ करते हैं जो क्या करती है कि फंक्शनलिटी को एग्जामिन करती है लेकिन विदाउट इट्स पीरिंग इनटू इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर्स, लेकिन इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स में नहीं जा सकती, ना ही इंटरनल स्ट्रक्चर्स की मालूमात हमें दे सकती। तो वो जो टेक्निक होती है वो होती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की टेक्निक होती है, ठीक है। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन। जहाँ पे भी आए कि ऐसी टेक्निक जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स को नहीं देख सकती तो आपने ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग लिख देना है उसका, ठीक है। उसके बाद अगेन पूछा क्वेश्चन के सेकंड फेज ऑफ डेवलपमेंटल फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है वो कौन सा है। सेकंड फेज की बात हो रही तो सेकंड फेज हमारे पास कौन सा है, डिज़ाइन फेज है, ठीक है। सी ऑप्शन इसका क्या है, राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है जी, ये क्या कहते हैं कि 40 MCQs हो गए, ये 41 MCQs है। और पहला क्वेश्चन है
5% टू वुड गिव, 5% टू आपको कितना देगा, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, 1 बनेगा। लेकिन कैसे बनेगा वो आपको बता देता हूँ। 5 को आपने तकसीम करना है कितने पे, 2 पे, ठीक है। जैसे हम निकालते होते थे तैसी, तो 2 दूनी 4, ठीक है, जैसे हम बचपन में पढ़ते थे 2 दूनी 4। तो यहाँ पे क्या आएगा, मनफी आप करें 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो रिमाइंडर है 1, ये इसका आंसर आएगा। इस मॉड्यूलस का मतलब होता है कि तकसीम कर देना या परसेंटेज निकाल देना। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, 1 बनेगा। यहाँ पे डी ऑप्शन में ये मौजूद है, ठीक है। उसके बाद जनाब अगेन है हमारे पास के थर्ड जनरेशन लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स रेफर्स टू दी। दो थर्ड जनरेशन एट्रीब्यूट्स होती हैं, लैंग्वेजेस होती हैं, वो क्या करती हैं, वो किस लिए होती हैं, क्या वो तमाम मशीन्स के लिए होती हैं, क्या वो एक मशीन के लिए होती है, क्या वो पार्टिकुलर मशीन के लिए होती है, यानी कि स्पेशल मशीन के लिए। तो जो मशीन्स का तज़किरा आता है जहाँ पे भी, तो पहले वाली जो फर्स्ट जनरेशन वाली मशीन्स थी, जो लैंग्वेजेस थी, वो क्या करती थी, वो जस्ट एक मशीन के लिए होती थी, उनको हम दूसरी मशीन में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे। लेकिन जो हमारे पास अब थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस हैं, ये तमाम मशीन्स पर वर्क करती हैं। जैसे आप ये कह लो कि विंडो है, विंडो 7 है या 8 है, वो क्या करेगी, आपके पास कोई भी पीसी है, कंप्यूटर है, उस पर क्या करेगी, वर्क करेगी, कोई भी है, ठीक है। तो ये क्या है, ऑल मशीन्स के लिए वर्क करती है। आपको एग्जांपल दे के सिंपल समझाने की कोशिश की, ठीक है। क्वेश्चन 3 हमारे पास कि इफ़ द रिजल्ट आफ्टर कंपैरिजन ऑफ टू वेरिएबल्स एंड रिलेशनल ऑपरेटर इज फॉल्स देन इफ स्टेटमेंट रिटर्न्स वैल्यू। अगर हम दो कंपैरिजन कर रहे हो दो वेरिएबल्स के दरमियान और उनमें जो रिलेशनल ऑपरेटर वो फॉल्स हो जाए, तो स्टेटमेंट की जो रिटर्न वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो 0 होगी, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन है। अगर आप कंपेयर करते हो दो चीज़ों को, ठीक है, कंपेयर करते हो दो चीज़ों को, तो आपको क्या मिलेगा, या तो सिमिलरिटी मिलेगी या उसकी जो है ना वो क्या कहते हैं, डिससिमिलरिटी मिलेगी। तो अगर तो सिमिलरिटी मिलती है आपको, तो क्या होगा, उस स्टेटमेंट की जो रिटर्न वैल्यू होती है वो क्या आएगा, वो 1 आएगा। अगर उसकी मतलब कि रिलेशन ऑपरेटर फॉल्स हो जाता है, यानी कि डिससिमिलरिटी होती है, तो 0 आएगा। अगर सिमिलरिटी हो और वो फॉल्स ना हो बल्कि राइट हो, ट्रू हो, तो उसके लिए 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉल्स है तो इसके लिए 0 आएगा। उसके बाद क्वेश्चन 4 है हमारे पास कि इस द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग दैट डील्स विद डिज़ाइनिंग सिस्टम इंटरफेसेस बाय कंसिडरिंग द ह्यूमन फिजिकल एबिलिटीज़। ऐसी फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग जो डील करती है सिस्टम इंटरफेस को डिज़ाइन करने के लिए, किसके लिए, ह्यूमन की फ़िज़िकल एबिलिटीज़ को कंसिडर करने के लिए। फ़िज़िकल एबिलिटीज़ के जहाँ पे जिक्र हो तो उसके लिए एर्गोनॉमिक्स का जो लफ्ज़ है वो आएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। और अगर यही चीज़, यही फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग जो है वो डील करे ह्यूमन की मेंटल एबिलिटीज़ के साथ, तो उसके लिए हमें कॉग्निटिव्स का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन भी आगे आएगा, ठीक है। यहाँ के चूँकि फिजिकल एबिलिटीज़ की बात हो रही थी, तो इसका जो है ना एर्गोनॉमिक्स राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन 5 में देखें तो कौन सी स्टेटमेंट जो है ना वो आउटपुट यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होती है सी प्लस प्लस में। तो आउटपुट के लिए हम जो सी इन, ये डबल होते हैं स्लैशेस, इनको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन जो है ना इसका क्या है, राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 6 है और इसमें है कि विच वन इज़ नॉट अ वैलिड डाटा टाइप, कौन सी इनमें से वैलिड डाटा टाइप नहीं है। तो डाटा टाइप मैंने आपको बताई थी, डाटा टाइप 4 हैं। कौन कौन सी है, एक होती है फ्लोटिंग वाली, ठीक है, इंटीजर्स होती हैं, कैरेक्टर्स होती हैं और बोलियंस होते हैं। ये 4 डाटा टाइप होती हैं। जो थर्ड यहाँ पे दी हुई है HTML, ये तो लैंग्वेज है, ये कोई डाटा टाइप नहीं है, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन 7 है और इसमें उन्होंने हमसे पूछा है वही जो मैंने आपको पहले बता रहा था कि फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग जो होती है वो डील करती है किसके साथ, ह्यूमन की मेंटल एबिलिटीज़ को कंसीडर करने के लिए, मेंटल एबिलिटीज़ को। तो उसके लिए हम कॉग्निटिव्स का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। ए ऑप्शन जो है ना वो यहाँ पे राइट ऑप्शन है। ये जो दोनों है ना फील्ड्स, कॉग्निटिव्स और एर्गोनॉमिक्स, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनल के लिए, ठीक है। उसके बाद जनाब क्वेश्चन है हमारे पास कि क्वेश्चन है इन paradigm task of programmer is to develop the precise problem statement rather than designing algorithm for solving the problem। इसमें कौन सा पैराडियम यूज़ होगा जिसमें जो प्रोग्रामर होता है वो क्या करता है, वो एक प्रिसाइज प्रॉब्लम स्टेटमेंट बयान कर देता है, ठीक है, डेवलप करता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, लेकिन उसको क्या करता, सॉल्व नहीं करता, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता, जस्ट प्रॉब्लम का एक स्टेटमेंट दे देता है कि ये इसको प्रॉब्लम है। तो वो क्या होती है, डिक्लेरेटिव पैराडियम होता है, जिसमें क्या होता है, प्रोग्रामर डिक्लेयर कर देता है कि इस सॉफ्टवेयर में ये वाला जो प्रॉब्लम आ रहा है, जस्ट इतना बताता है, उसको सॉल्व नहीं करता। तो इसके लिए डिक्लेरेटिव पैराडियम यूज़ करते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है जनाब। उसके बाद स्टेक होल्डर्स कैन बी। अब स्टेक होल्डर्स जो होते हैं वो कौन होते हैं,
स्टेक होल्डर्स बेसिकली होते हैं जो शॉपकीपर्स होते हैं, ठीक है, मतलब कि ऐसे लोग जो पैसे इन्वेस्ट करके चीज़ लेके बैठे हैं जिनसे आपने चीज़ खरीदनी है। तो स्टेक होल्डर्स बेसिकली वो होते हैं, और इसका जो यहाँ पे होता है एससीएस में जहाँ पे इसकी बात हो रही है, तो ये गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, ठीक है। डी ऑप्शन इसका क्या है, राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 10 है कि ट्रू पैरेलल प्रोसेसिंग कितने प्रोसेस सीपीयू कोर्स को रिक्वायर करता है। तो मल्टीपल सीपीयू कोर्स रिक्वायर्ड होते हैं ट्रू पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद जनाब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ख़त्म हो गया है। और अगर आपने ये क्विज़ पेड पे करवाना है तो आप इस नंबर पर मुझे रब्ता कर लीजिएगा। 100% एंड 10% आपको जो है ना वो बिल्कुल राइट क्विज़ सॉल्व करके दे दूंगा मैं, मुनासिब जो भी प्राइस होगी, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है लाइक लाजमी कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी कर दीजिएगा। फाइनल टर्म प्रिपरेशन के हवाले से इंशाल्लाह 1-2 वीडियोज़ लाजमी अपलोड होंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।